हेलो एंड नमस्कार। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी यूजीसी नेट की तैयारी? आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जो पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर हैं ये, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये। प्लीज़ क्लास को पूरा ज़रूर देखना, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलना। आप भी इस क्लास पर कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास जो है ये बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। आज की क्लास में मैंने आपके लिए ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चंस लेके आई हुई हूँ मैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये है, निम्न में से एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है। तो कौन सी जो है एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है, ठीक है। कौन सा है? सर्वेक्षण है, केस स्टडीज है, या प्रयोग है, या सहसंबंध है। तो गुणात्मक अनुसंधान विधि पूछी है तो उसका सही आंसर होगा केस स्टडी, ठीक है। जो केस स्टडी है वो गुणात्मक अनुसंधान की एक विधि है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। तो कौन सा जो गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, तो कौन सा है? या तो व्याख्यान, संगोष्ठी, मुस्कान, या टेलीफोन वार्ता, ठीक है। एक तरह से मुस्कान जो है व्याख्यान कर रहे हो तब भी आपको बोलना पड़ेगा, संगोष्ठी है यानी कि सेमिनार है तब भी आपको बोलना पड़ेगा, टेलीफोनिक टॉक है यानी कि आप अगर टेलीफोन पर बात कर रहे हो तब भी आपको बात ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे नॉन वर्बल पूछा गया है, नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक, जिसमें बोला नहीं जा रहा हो। तो इन चार ऑप्शंस में मुस्कान जो है, यानी कि आप अगर किसी चीज के लिए आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, आप एक हल्की सी स्माइल करके उसके लिए आप अपना सिर हिला रहे हो, तो ये जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी, ठीक है। गैर मौखिक संचार जो है वो कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुस्कान है ये गैर मौखिक संचार है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से डाटा को कौन मेमोरी में रखती है। तो प्रसंस्करण के दौरान जो एक अस्थायी रूप से डाटा को अपने पास रखती है वो कौन होती है? रोम, रैम, एस एस डी, या हार्ड डिस्क। तो कौन चीज होती है वो जो अस्थायी रूप से अपने जो डाटा है उसको अपने पास रखती है? वो होती है रैम, ठीक है। RAM, रैम, ठीक है। ये जो है ये एक तरह से टेम्पररी डाटा को अपने पास जो है वो स्टोर करती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी शिक्षण विधि जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड होती है, ठीक है। कौन सी ऐसी टीचिंग मेथड है जो लर्नर सेंटर्ड होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, वो है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि विधि और श्रुत लेखन विधि। तो आपको पता है व्याख्यान में भी एक ही व्यक्ति बोलेगा। प्रदर्शन विधि यानी कि हम बच्चों को दिखा रहे हैं, उसमें बच्चा जो है कोई एक्टिव नहीं है, बच्चा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है उसमें भी। यानी कि चर्चा विधि यहाँ पे है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जो है ये एक ऐसी विधि है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो बच्चा है यानी कि लर्नर है वो भी जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है। तो चर्चा विधि जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चर्चा विधि यानी कि डिस्कशन मेथड जो है वो इसका सही आंसर होगा। दोनों तरफ से अगर डिस्कशन होगी तभी जो है एक लर्नर सेंटर्ड ये मेथड जो है वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निकट विकास क्षेत्र की संकल्पना किसने दी है? निकट विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ZPD, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ZPD का नाम जब भी आए तो ये आपने याद रखना है, ZPD का जो सिद्धांत है ये लैव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो लैव वाइगोत्स्की का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि
मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो मूक यानी कि MOOC, या इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है, यानी कि फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है। तो फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होगी? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो कौन जो है वो पारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं: वार्षिक परीक्षा, माध्यवधि परीक्षा, अचानक प्रश्नोत्तरी और अंतिम परियोजना। जो अचानक प्रश्नोत्तरी है वो पारूपिक मूल्यांकन का एक उदाहरण है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक उदाहरण कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने के लिए कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन सा ऐसा जो एनालॉग है वो प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है, कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? वो की जाती है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम, राउटर, स्विच और हब, इन चारों में से जो मॉडेम है वो प्रयोग किया जाता है उपकरण एनालॉग बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्लेगेरिज्म का क्या अर्थ होता है? तो प्लेगेरिज्म का अर्थ होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं: बिना श्रेय दिए किसी अन्य का कार्य कॉपी करना, अनुमति लेकर लेखन करना, सामग्री का सारांश बनाना और मूल्य कार्य का अनुवाद करना। तो प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म होता है बिना श्रेय दिए किसी अन्य का कार्य जो है वो कॉपी करना। ठीक है, अगर आपने, जैसे मान लो कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने कोई स्टोरी लिखी है ना, तो उस स्टोरी को उसने पब्लिश भी किया हुआ है, उसके ऊपर एक बुक भी उसके द्वारा पब्लिश की गई है। अगर आप उसी कंटेंट को चुराकर अपना नाम लिखकर उस कंटेंट को बताते हो कि ये मैंने लिखा है, तो उसको प्लेगरिज्म जो है वो कहा जाता है। ठीक है, बिना श्रेय दिए उसको हम जो है वो कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, जो फ्लिप्ड जो क्लासरूम है, ये इसकी विधि क्या है? तो फ्लिप्ड क्लासरूम की जो विधि है, ये कौन सी विधि है? यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं: पारंपरिक शिक्षण, शिक्षक केंद्रित होती है, या छात्र से पहले से सामग्री पढ़ता है, केवल चर्चा समूह है। तो इसका जो फ्लिप्ड क्लासरूम जो है, ये पद्धति कौन सी होती है? ये होती है छात्र पहले से सामग्री को पढ़ता है। ठीक है, ये होती है फ्लिप्ड क्लासरूम, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा मात्रात्मक शोध की विशेषता नहीं है? तो कौन सी जो है वो मात्रात्मक शोध की विशेषता नहीं है, ये बताना है आपने। तो मात्रात्मक शोध की विशेषता नहीं है, यहाँ पे पूछा है। नंबर 1 पे है वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, नंबर 2 पर है संख्यात्मक डेटा, नंबर 3 पर है व्यक्तिपरक व्याख्या और नंबर 4 पर है संख्यांकी विश्लेषण। तो ये चारों ऑप्शनों में से जो मात्रात्मक शोध की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो व्यक्ति परक जो व्याख्या है वो मात्रात्मक शोध की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर है निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सहायक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग एड। आपने बताना है शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, यहाँ पर सामग्री लिखा जाना था। तो कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, टीचिंग एड नहीं है? तो नंबर 1 पर है ब्लैक बोर्ड, नक्शे, ट्रांसपेरेंसी और पाठ्य पुस्तक। तो जो पाठ्य पुस्तक है यानी कि टेक्स्ट बुक है, वो जो है वो टीचिंग एड नहीं है। ठीक है, टीचिंग एड उसको नहीं कहा जा सकता, एक पुस्तक को आप टीचिंग एड नहीं कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है शिक्षण में और अधिगम में सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं: ग्रेड देना, प्रमाणन, या शिक्षण और अधिगम में सुधार, या और छात्रों का चयन। जो गठनात्मक मूल्यांकन है, गठनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उसका जो उदाहरण है, उद्देश्य क्या है उसका? तो फॉर्मेटिव जो इवेल्युएशन है वो क्यों की जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है शिक्षण और अधिगम में सुधार। ठीक है, इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना ही फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी होती है? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, जो सबसे तेज मेमोरी होती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं: रैम, रोम, या कैश, या हार्ड डिस्क।
तो सबसे जो तेज मेमोरी होती है, सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी जो होती है वो सबसे ज्यादा तेज मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा शिक्षण विधि छात्र की भागीदारी पर केंद्रित होती है। तो ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है या ऐसी कौन सी जो एक टीचिंग मेथड है, ऐसा कौन सा जो जिसके ऊपर छात्र की भागीदारी जो है वो केंद्रित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच टीचिंग मेथड फोकस ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। ऐसी कौन सी जो शिक्षण विधि है वो छात्र की भागीदारी पर केंद्रित होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्याख्यान विधि, संगोष्ठी विधि, प्रदर्शन विधि और संवादात्मक विधि। तो जो संवादात्मक विधि है यानी कि इंटरेक्टिव जो मेथड है वो जो है ये छात्र की भागीदारी के ऊपर केंद्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। तो अशाब्दिक यहाँ पे आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा गया हुआ है, और इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? अब ये जो वर्ड है अशाब्दिक, ये आपसे पूछा गया हुआ है। अशाब्दिक वर्ड जो है, यहाँ पर अशाब्दिक वर्ड जो है ये इस वर्ड को अगर अंडरलाइन किया जाए तो ये वर्ड जो है, पीछे आपने देखा होगा कि इस वर्ड को गैर मौखिक लिखा गया हुआ था। इस वर्ड को गैर मौखिक जो है वो लिखा गया था। तो गैर मौखिक और अशाब्दिक, ठीक है, दोनों ही एक ही होते हैं। इंग्लिश में तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही लिखा गया हुआ है, लेकिन हिंदी में इसका जो वर्ड है वो चेंज कर दिया गया हुआ है, क्योंकि हिंदी में पीछे आपने किसी क्वेश्चन में देखा कि वहां पर गैर मौखिक संचार लिखा गया था और यहाँ पर अशाब्दिक संचार जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्याख्यान, ईमेल, हाव भाव और लेखन। तो जो हाव भाव है, जब हम किसी को एक्सप्रेशन ही दे रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, यानी कि अशाब्दिक जो संचार है वो कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्क किस दिशा में कार्य करता है। तो निगमनात्मक तर्क जो होता है, डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है, वो कौन सी दिशा में कार्य करता है। तो वो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, कारण से प्रभाव और ज्ञात से अज्ञात। तो जो डिडक्टिव मेथड जो है या डिडक्टिव रीजनिंग जो है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये चलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक जो होती है वो डिडक्टिव जो रीजनिंग है वो चलती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव इंडक्टिव जो मेथड है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रभावी संचार में बाधा है। तो कौन जो है वो प्रभावी संचार में बाधा है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बैरियर है वो कौन सा है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर जो है, यानी कि प्रभावी एक संचार में बाधा कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है प्रतिक्रिया, नंबर 2 पर है शोर, नंबर 3 पर है स्पष्टता, नंबर 4 पर है सुनना। तो जो शोर है वो एक बाधा है, ठीक है। क्यों है बाधा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? एक तरह से अगर आप मान लो कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आप एक टेलीफोन बूथ से किसी को फोन कर रहे हो, ठीक है। आपने एक बहुत जरूरी संदेश जो है वो किसी दूसरे तक पहुंचाना है। अगर वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में शोर हो रहा है, तो उस जो कम्युनिकेशन जो उस टाइम संचार किया जा रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। वो दूसरे जो प्राप्त करता है, जो टेलीफोन को सुन रहा है दूसरी तरफ, उस तक जो संचार है वो सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगा। वो उसको हो सकता है उसको सुनाई ना दे, हो सकता है दूसरी तरफ आवाज ही ना आए, ठीक है। तो शोर जो है यानी कि नॉइस जो है, ये सबसे बड़ा बैरियर है किस चीज का? प्रभावी संचार में संचार को करने में, ठीक है। प्रभावी संचार के लिए सबसे बड़ा बैरियर आपने याद रखना है वो है शोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सैम्पलिंग शब्द का प्रयोग किसमें होता है। तो सैम्पलिंग शब्द जो है इसका प्रयोग किसमें होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डेटा संग्रहण करने में, डेटा विश्लेषण करने में, परिकल्पना परीक्षण करने में या उपरोक्त सभी करने में। तो जो डेटा संग्रहण करने में जो सैम्पलिंग वर्ड है वो प्रयोग होता है, ठीक है। जो सैम्पलिंग टर्म है वो यूज होती है डाटा कलेक्शन करने में, ठीक है, डेटा संग्रहण करने में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अच्छे शोध की विशेषता क्या होती है।
एक अच्छा शोध जो होता है यानी कि गुड रिसर्च जो होती है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हो इन चारों में से? यहाँ पर नंबर 1 है पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, नंबर 2 पर है अप्रासंगिक डेटा, नंबर 3 पर है तार्किक और व्यवस्थित, और नंबर 4 पर है भावनात्मक तर्क। ठीक है, तो जो तार्किक और व्यवस्थित है ये जो है लॉजिकल और सिस्टमेटिक, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये एक अच्छे यानी कि गुड रिसर्च की विशेषताएं कही जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIRF का पूर्ण रूप क्या है? तो NIRF का पूर्ण रूप क्या है, ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई हुई है। यहाँ पर 4 फुल फॉर्म दे रखी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नंबर 2 पर है न्यू इंडिया रैंकिंग फॉर्मूला, नंबर 3 पर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च फंडिंग, और नंबर 4 पर है नेशनल इनोवेशन एंड रैंकिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो इन चारों में से जो NIRF की फुल फॉर्म होगी वो होगी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये जो नंबर 1 पर है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इस NIRF की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधिगम क्षेत्र दृष्टिकोण निर्माण से संबंधित है? तो कौन सा जो अधिगम क्षेत्र है वो ऐसा कौन सा डोमेन है जो लर्निंग इज रिलेटेड टू एटीट्यूड फॉर्मेशन? ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा अधिगम है जो अधिगम क्षेत्र है, दृष्टिकोण है, निर्माता से संबंधित है। ठीक है, निर्माण से संबंधित है। ठीक है, फॉर्मेशन से संबंधित कौन सा है? तो वो है नंबर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख लेते हैं, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, मनोप्रेरणात्मक है या तकनीकी है। तो भावनात्मक जो है, भावात्मक जो है, ये एक तरह से निर्माण से संबंधित है। दृष्टिकोण ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो निर्माण से यानी कि फॉर्मेशन से संबंधित है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इस जो ये क्लास है इसमें मैंने लगभग मैक्सिमम यूनिट्स जो होती हैं पेपर नंबर 1 की, आपको पता है 10 यूनिट्स होती हैं, तो मैक्सिमम यूनिट्स को मैंने इस पेपर में कवर किया हुआ है इस क्लास में। तो आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि क्लास जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा शोध डिजाइन नियंत्रण और हेर फेर को शामिल करता है? तो कौन सा ऐसा शोध डिजाइन है नियंत्रण और हेरफेर को जो शामिल करता है? वो है नंबर 4 ऑप्शन है वर्णनात्मक शोध, खोजपरक शोध, प्रयोगात्मक शोध या ऐतिहासिक शोध। तो जो प्रयोगात्मक शोध है यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो जो है वो नियंत्रण और हेरफेर को शामिल करता है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं, द रिसर्च डिजाइन विच इन्वॉल्व्स कंट्रोल और मैनिपुलेशन इज, वो कौन सी है? तो वो है एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा संचार जो है अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर जाता है? तो अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर जाता है यानी कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है, ऐसा कौन सा संचार है जो अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर जाता है? ठीक है, सबसे नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो वो कौन सा होता है? ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अपवार्ड जो होता है ये होता है। ठीक है, क्षैतिज है, विकर्ण है, ऊर्ध्वगामी है, अधोमुखी है। तो ये जो है ये ऊर्ध्वगामी जो है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। हॉरिजॉन्टल आगे है अपवार्ड, डाउनवार्ड। ठीक है, तो ये जो पूर्वगामी जो है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा शोध क्रिया और सुधार पर आधारित होता है? तो कौन सा शोध जो है क्रिया और सुधार पर आधारित होता है? यहाँ पर 4 शोध के प्रकार दे रखे हैं, मूलभूत शोध, अनुप्रयुक्त शोध, क्रियात्मक शोध और खोजपरक शोध। तो जो क्रियात्मक शोध है यानी कि एक्शन रिसर्च जो है ये क्रिया और सुधार पर आधारित होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो शोध प्रक्रिया में सबसे पहला जो कदम है वो क्या है, यानी कि फर्स्ट स्टेप, या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शोध प्रक्रिया की सबसे जो पहली विशेषता है वो कौन सी है? सबसे पहला जो काम करना होता है वो कौन करना होता है? अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च की प्रोसेस जो होती है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे सबसे पहला जो एक तरह से काम होता है वो कौन सा काम करना होता है? तो
यहाँ पर चार काम दे रखे हैं: डेटा संग्रहण करना, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना निर्माण, डेटा विश्लेषण। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कल आपको समझाया था। ये है समस्या की पहचान, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप करोगे तभी आप जो है वो अच्छे से रिसर्च जो है वो कर पाओगे। मान लो कि आप एक रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि उस रिसर्च में क्या प्रॉब्लम है। उस रिसर्च जो है उसको उसकी आपको सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि हम किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, उस समस्या की पहचान आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छा शोध जो है वो कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः उपयोग किया जाता है, ठीक है। कॉमनली यूज ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, ठीक है। तो गुणात्मक जो एक डाटा है उसके विश्लेषण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा जो डाटा सॉफ्टवेयर है जो प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर है SPSS, NVIVO, NVivo बोल सकते हो, एक्सेल है, आगे है MATLAB, ठीक है। तो NVivo जो है ये उपयोग किया जाता है गुणात्मक डाटा विश्लेषण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध में विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है। और यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि अगर ये क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमम आपने देखा होगा, कल की क्लास में भी था ये क्वेश्चन। तो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये मैक्सिमम हर बार ही एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। शोध में विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है, ठीक है। जो रियाई जो विश्वसनीयता होती है ये शोध में, इसका क्या अर्थ होता है, इसका काम क्या होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं: परिणामों की स्थिरता, परिणामों की सटीकता, परिणामों की वैधता या परिणामों की वस्तुनिष्ठता। तो जो आंसर होगा वो होगा परिणामों की स्थिरता, ठीक है। परिणामों की स्थिरता स्थिरता जो है ये इसमें शोध में विश्वसनीयता का अर्थ जो है वो कहा जा सकता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैर प्रायिकता नमूना लेने का उदाहरण है। तो कौन सा है गैर प्रायिकता लेने का, तो यानी कि नमूना लेने का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है: सरल यादृच्छिक नमूना, नंबर 2 पर है स्तरीकृत नमूना, नंबर 3 पर है उद्देश्य पूर्ण नमूना, नंबर 4 पर है प्रणालीगत नमूना, ठीक है। तो उद्देश्य पूर्ण नमूना जो है यानी कि पर परपोसिव सैम्पलिंग जो होती है वो गैर प्रायिकता नमूना लेने का उदाहरण कही जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नल हाइपोथेसिस जो है ये मानती है कि एक नल हाइपोथेसिस जो है ये क्या मानती है। ये मानती है, यहाँ पर चार ऑप्शन है: कोई प्रभाव या अंतर नहीं है, प्रभाव या अंतर है, चर परस्पर निर्भित हैं, निर्भर हैं, चर असंबंधित हैं। तो नल हाइपोथेसिस जो है ये क्या मानती है, ये इसका मानना क्या है। तो नल हाइपोथेसिस जो होती है ये मानती है कि कोई प्रभाव या अंतर नहीं है। यहाँ पे लिखा है देयर इज नो इफेक्ट और डिफरेंस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस जो है ये मानती है कि कोई प्रभाव या अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।